नमस्कार सभी को। मैं हूं जीएस गौड़ और आज एक नया टॉपिक के साथ में आया हूं जो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जीआरएफ और प्रथम श्रेणी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आज हम बात कर रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान और पतन, या हम इसकी भाषा बदल के यूं कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का जो शुरुआत हुई उसके बाद में जो पतन हुआ, उसके पश्चात जो उत्थान हुआ, उन दोनों की हम आज इस टॉपिक में बात कर रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो परंपरावाद में गिना जाता है और प्लेटो से लेकर मार्क्स तक, जहां पर दार्शनिकों ने राजनीतिक सिद्धांत को बनाया, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक शास्त्र में दिए गए, और दूसरे विश्व युद्ध से पहले व्यवहारवादी जो क्रांति शुरू हुई थी या प्रत्यक्षवाद शुरू हुआ था, वहां से जब राजनीतिक शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान बनाने का प्रयास किया गया, तब यह पतन की संकल्पना सामने आई थी। आइए देखते हैं कि राजनीतिक पतन क्या है और उसके पश्चात देखेंगे कि वापस राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत का पतन की जो आलोचना करते हैं, या माफ कीजिए, राजनीतिक सिद्धांत की जो आलोचना करते हैं, उनके अनुसार वो ये कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तब अन्य जितने भी समाज विज्ञान थे, जैसे मनोविज्ञान था, समाजशास्त्र थे, या जो मानव विज्ञान था जिसे नरजाति विज्ञान भी कहते हैं, उन जैसे विषयों में तो सैद्धांतिक राजनीतिक सिद्धांत का जन्म हुआ या उनमें विकास हुआ था राजनीतिक सिद्धांत का। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में ऐसे नए कोई राजनीतिक सिद्धांत का जन्म नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, जो दार्शनिक समाज के विकास के लिए, मानव के विकास के लिए, मानव को न्याय प्राप्त कराने के लिए, या किसी विषय के अंदर किसी दृष्टिकोण को लेकर किसी पद्धति के अनुसार कोई नए सिद्धांत का निर्माण करते हैं या मौलिक चीजों का निर्माण करते हैं कि वह इस चीज का अध्ययन इस प्रकार से किया जा सके। यानी उनका एक केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण होता है और उसका एक पद्धति के द्वारा या कुछ पद्धतियों के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है, तो वो एक राजनीतिक सिद्धांत हो गया। तो ये कहते हैं कि अन्य समाज विज्ञानों में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो राजनीतिक सिद्धांत के जो आलोचक है, वो कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अन्य समाज विज्ञानों में तो राजनीतिक सिद्धांत का विकास हुआ, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कब से नहीं हुआ? जब जॉन स्टुअर्ट मिल और मार्क्स, उसके बाद में कई सालों तक, लगभग 100 सालों तक कोई राजनीति विज्ञान में नया सिद्धांत नहीं आ पाया। तो सिद्धांत की एक भाषा में यूं भी समझ सकते हैं, जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य रखा, साम्यवाद रखा, या प्लेटो ने न्याय की व्यवस्था थी, मार्क्स ने आर्थिक जो कारण ढूंढे वर्ग संघर्ष के, वो एक नई मौलिक चीज थी, तो उन्हें सिद्धांत कहा गया। तो ऐसा कोई नया सिद्धांत उस समय नहीं आया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। तो इन्होंने कहा कि भाई लास्की जैसे विचारकों ने कुछ और राजनीतिक सिद्धांत दिए, लेकिन उसके पश्चात तो सिद्धांत का विकास बिल्कुल ठप हो गया। और इस कारण से उन्होंने कहा कि वर्तमान में, जब मार्क्स जो व्यक्ति था उसने ये कहा था कि मैं एक वैज्ञानिक हूं और मैंने जो चीज वर्ग संघर्ष ढूंढ दिया है, मैंने जो नियमों की खोज कर दी है, वो नियम समाज के लिए पर्याप्त है और उसके अनुसार समाज को परिवर्तन करना चाहिए। तो उसके बाद में जो विभिन्न विचारक थे, वो समाज का, या तो उसके अनुसार क्रांति में लग गए जो मार्क्स के समर्थक थे, तो वो तो मार्क्स के अनुसार समाज को बदलने के कार्य में लग गए, या मार्क्स के जो खिलाफ व्यक्ति थे वो मार्क्स की जो विपरीत विचारधारा थी, पूंजीवाद या उदारवाद, उसको संरक्षित करने में लग गए, उसके पक्ष में हो गए। तो विभिन्न विद्वान थे एकेडमिक जगत में, ये दो विरोधी विचारधारा के व्यक्ति बट गए और उनका कार्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना नहीं रह गया, बल्कि उनका कार्य क्या रह गया कि या तो मार्क्स के अनुसार क्रांति की जाए या मार्क्स के विरोधी के अनुसार पूंजीवाद या उदारवाद को बचाया जाए। तो इन्हीं कार्यों में लग गए और नए राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया ही नहीं गया, ना कोई विचारक ऐसा पैदा हुआ जिसने नई बात कही हो। तो इस समय को पतन की संज्ञा दी गई। ब्रायन बेरी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने
राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ शब्द है, तो उन्होंने इसकी नाटकीय मृत्यु का विचार दिया था कि राजनीतिक सिद्धांत नाटकीय ढंग से इसकी मृत्यु हो गई है और ये अचानक से हुई है, उसके बाद में कोई ऐसा सिद्धांतकार आया नहीं। इसी के अनुसार कार्ल पोपर ने मिथ्यापनीयता का सिद्धांत दिया था। अब इसके पतन के हम कारण देख लेते हैं कि वो कौन से पतन के कारण है जो राजनीतिक सिद्धांत के माने जाते हैं। उनमें पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स का प्रभाव, क्योंकि मार्क्स का चिंतन जो था वो समाज विज्ञान का वैज्ञानिक चिंतन कहलाता है और मार्क्स ने स्वयं अपने आप को वैज्ञानिक घोषित किया था। और उन्होंने ये कहा कि मार्क्स खुद ये कहता है कि उन्होंने समाज को नियंत्रित करने वाले नियमों को बनाया नहीं है बल्कि उन्हें खोजा है, जैसे विज्ञान में खोजी जाती है चीजें क्रमबद्ध तरीके से और उनके पीछे कुछ कारण होता है। तो मार्क्स ने यह कहा कि मैंने भी वर्ग संघर्ष के या समाज का जो विकास हुआ है विभिन्न चरणों में उसके नियम खोज लिए हैं और ये जो नियम है वो सार्वभौमिक नियम है, ये अब इनको बदला जाने की जरूरत नहीं, इसके अनुसार समाज को ढालने की जरूरत है, समाज को नियंत्रित करने की जरूरत है और इसी के आधार पर भविष्य में समाज को परिवर्तन करने की जरूरत है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एकेडमिक भाग दो विरोधी विचारधाराओं में बट गया था। एक उसके अनुसार क्रांति करने के लिए बात करने लगा, उसका समर्थन भी करने लगा, उसमें शामिल भी हो गया, और एक उसके विरोधी जो थे वो उसकी आलोचना करने वाले जो उसके राजनीतिक सिद्धांत में योगदान, विरोधी विचारधारा में योगदान देना शुरू कर दिया। तो यहां आकर राजनीतिक सिद्धांत में किसी भी जो विचारक था उसका योगदान बंद हो गया और फलस्वरूप क्या हुआ कि आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया था। दूसरा कारण यह भी आता है कि 19वीं शताब्दी में या उसके उत्तरार्ध में विज्ञान प्रौद्योगिकी का आविष्कार हुआ और राजनीतिक विज्ञान को भी ज्यादा से ज्यादा विज्ञान बनाने का प्रयास किया गया और यह कहा गया कि इन आविष्कारों का उपयोग जनसामान्य के लिए किया जा सके। तो ऐसे चिंतन को महत्व प्रदान करो ताकि ज्यादा से ज्यादा ये जो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक आविष्कार हुए हैं इनको जनता की भलाई के लिए काम में लिया जा सके। तो मौलिक रूप से कोई चिंतन आया ही नहीं सामने, क्योंकि कोई विद्वान इसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। तो धीरे धीरे इसका पतन हो गया, इसके चिंतन को धक्का लगा और इस प्रकार से इसका पतन हुआ। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है इसका वो है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद की धारणा ऑगस्ट काम्टे ने दी थी। प्रत्यक्षवाद क्या होता है? प्रत्यक्षवाद ये मानता है कि 5 इंद्रियों द्वारा जो सामने दिखाई देता है, हम जिसको छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, जिन तथ्यों जो तथ्य मौजूद हो उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके जो चीज है वही चीज सत्य है, अमूर्त चीजों का कोई मतलब नहीं। यानी उन्होंने मूल्य को परे धकेल दिया। क्या होना चाहिए, ये होगा कि नहीं होगा ये बाद की बात है, आज क्या उसका अध्ययन किया जाए। तो प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति है जो तथ्यों पर जोर देती है और वो वैज्ञानिक तरीके से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को वो सत्य और प्रमाणित मानती है। तो इसकी वजह से जो अमूर्त चीजें थी सिद्धांत में, चूंकि मौलिक चीजें होती है, दार्शनिक है, वो नई चीजें लेके आता है जो समाज में पहले कभी नहीं देखी है, उनके बारे में कभी नहीं विचार हुआ। वो व्यक्ति को या राज्य को एक अच्छी चीज बनाने के लिए वो अपना दर्शन देता है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रत्यक्षवाद ने ऐसा कहा कि इस चीज को तो मानना ही नहीं है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्षवाद ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन में योगदान दिया और वो सारा अपना ध्यान सत्य पर केंद्रित करते हैं, मूल्यों पर वो उन्होंने अपने विचार क्षेत्र से बाहर कर दिया। फिर उसके बाद में तार्किक प्रत्यक्षवाद आया, जिसे नव प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं, जिसके प्रतिपादक थे मैक्स वेबर और वियना सर्किल। वियना सर्किल 1920 के दशक में आया था मोरिट्स सिल्क के नेतृत्व में, जिसके अन्य समर्थक थे लुडविग विजेनस्टाइन और एजी एयर। तो ये नव प्रत्यक्षवादी थे। इन्होंने क्या किया, ऑगस्ट काम्टे के ये विपरीत चले और उन्होंने तो केवल मूल्य को विचार क्षेत्र से बाहर किया था। इन्होंने ये कहा कि मूल्य को बिल्कुल ही पृथक कर देना चाहिए, मूल्य की बात ही नहीं करनी चाहिए, और प्राकृतिक विज्ञान को इन्होंने मार्गदर्शन बनाया। प्राकृतिक विज्ञान जो जितने भी विज्ञान है, जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, बायोलॉजी है, अन्य जितने भी विज्ञान है, तो वो केवल जो चीजें वापस प्रयोग द्वारा सिद्ध हो जाती है उन्हीं को मान्यता प्रदान करते। तो इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान में भी वैसे ही किया जाएगा। तो इसकी वजह से
नया कोई सिद्धांत आया नहीं और उसका पतन हुआ। और ये अनुभव मूलक और तार्किक कथनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा प्रत्यक्षवाद से ही व्यवहारवाद का जन्म हुआ और व्यवहारवाद के कारण ही राजनीतिक सिद्धांत के पतन का मुद्दा उठा था। डेविड स्टर्न ने इस विवाद की शुरुआत की थी। हालांकि उससे पहले लियो स्ट्रॉस ने एक ऐसे कथन कहा था, उसकी वजह से यह हल्का फुल्का विवाद शुरू हुआ, लेकिन डेविड स्टर्न वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस पतन के विवाद की शुरुआत की। इसके अलावा एक कारण होता है नैतिक सापेक्षवाद और एक है राजनीतिक विचारधाराएं, क्योंकि मार्क्स के पश्चात 20वीं सदी के आरंभ में समाजवाद और उदारवाद ये दो प्रभावशाली राजनीतिक विचारधाराएं आई और पूरा विश्व दो समूह में बट गया, इधर सोवियत संघ के रूप में, इधर अमेरिका के पीछे। तो यहाँ विभिन्न, हालांकि विभिन्न विचारधाराएं भी आई, जैसे अराजकतावाद थी, फांसीवाद विचारधारा थी, लेकिन ये किसी न किसी समूह के पीछे जुड़ी हुई थी। और यहां आकर केवल दो विचारक जो थे इन्हीं विचारधाराओं के अंदर बट गए। अब उन्होंने नए सिद्धांत देना ही बंद कर दिया, तो जिसकी वजह से इस वाद विवाद पर बल दिया जाने लगा कि सिद्धांत का, क्योंकि इन दोनों के दो विचारधाराओं के बीच में विवाद चल रहा था, ये सही है या यह सही है, तो नए कोई सिद्धांत आए नहीं, जिसकी वजह से राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ। अब बात कर लेते हैं पतन के जो समर्थक है वो कौन कौन है, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से मैंने अभी नाम लिया था डेविड स्टर्न और अल्फ्रेड कोबान। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने पतन का मुद्दा उठाया। तो डेविड स्टर्न, अल्फ्रेड कोबान, पीटर लासलेट, रॉबर्ट डहल, सिमोर लिपसेट और दांते जर्मिनो, ये इस पतन के समर्थक विचार है। अब हम अलग से बात कर ले कि डेविड स्टर्न ने वो कौन से कारण बताए जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए जिम्मेदार है। तो उन्होंने सबसे पहले यह कहा था, जो इस विवाद के प्रतिपादक भी थे, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 के अंदर। और अल्फ्रेड कोबान ने पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में अपना एक लेख लिखा जो अमेरिका में प्रकाशित होती थी। तो उसमें इन्होंने अपने विचार दिया और डेविड स्टर्न ने यह विचार दिया कि इतिहासवाद सबसे प्रमुख कारण, सबसे पहला कारण इतिहासवाद के जो प्रमुख समर्थक थे उसमें सेबाइन था, डनिंग था और मैक्लिवन था, जो ये कहते थे कि किसी भी चीज को समझने के लिए हमें तात्कालिक परिस्थितियों को देखना जरूरी है, उसके संदर्भ को जोड़ना जरूरी है। तो उन्होंने इतिहास के आधार पर किसी चीज का अध्ययन किया कि आज जितने भी सिद्धांत था उसको इतिहास के आधार पर देखा जाए, तो इतिहास से जोड़ के करते थे। तो इन्होंने कहा, डेविड स्टर्न ने कहा कि भाई ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो पूरे चिंतन और मनन पर आधारित है और इसके अंदर राजनीतिक यथार्थ यानी वर्तमान में क्या है इसका गहन विश्लेषण नहीं किया जाता, नितांत अभाव रहता है इसका। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए हमें जो चिरसम्मत ग्रंथ है या पुराने जितने भी राजनीतिक विचार है जो इतिहास से जुड़े हुए हैं उसको इतिहास की परंपरा से मुक्त करना पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने सेबाइन पर प्रहार किया और उन्होंने ये भी कहा कि मिल और मार्क्स के बाद में कोई महान विचारक पैदा ही नहीं हुआ, तो 100 साल पुराने विचारों से चिपके रहने का क्या मतलब है। वो तात्कालिक परिस्थिति के नियम थे जो आज लागू नहीं होते। आज तो हमें अधिक से अधिक जो तथ्य हमारे सामने उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। वर्तमान की समस्या क्या है, विश्व कई समस्याओं से गुजर रहा है, वो उस समय नहीं थी, तो उस समय के सिद्धांत आज के विश्व पर लागू नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को, जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था, उसको परे सरका दिया। साथ में ही स्टर्न ने राजनीतिक वैज्ञानिकों को यह सलाह दी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अर्थशास्त्रवेताओं, समाज विज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों को तो जो नया विश्व का निर्माण किया जा रहा था उसमें उनको बुलाया गया, उनको केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई कि आप बताइए नए विश्व के निर्माण में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, नया विश्व सामने आ गया था, दो विचारधाराओं में बट गया था, तो उस समय उनको बुलाया गया। लेकिन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने उनको बिल्कुल बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि वो तो पुराने विचारों को लेके बैठे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, अब जरूरत नहीं है, हमें व्यवहारवाद की ओर झुकना, हमें मानव के व्यवहार का अध्ययन करना, हमें इन समस्याओं पर अध्ययन करना है। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसे नियमों का निर्माण करना चाहिए ताकि हमें भी निर्णय प्रक्रिया में उपयुक्त स्थान प्रदान किया जा सके। एक कारण यह भी बताया, उन्होंने तर्क दिया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों पर जोर दिया गया, परंतु आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में
मूल्यों का विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल्य व्यक्तिगत या समूहगत मान्यताओं को मान्यता देते हैं या उनका संकेत देते हैं। दूसरा जो कारण, एक बड़ा कारण बताया, वो था अतितथ्यवाद। क्योंकि व्यवहारवाद में केवल तथ्य का अध्ययन किया गया, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया, टेक्निक से किया गया। व्यवहारवाद में 8 जो बौद्धिक आधारशिलाएं स्टन ने बताई थी उसके अनुसार अध्ययन किया जा रहा था। तो यह मूल्य निरपेक्ष अवधारणा थी, ये मूल्यों को छोड़ दिया गया था। तो जिसके कारण अतितथ्यवाद के कारण भी राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ। अब यहां एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा कि वही व्यक्ति डेविड स्टन, जो राजनीतिक पतन के समर्थक थे, राजनीतिक सिद्धांत के खिलाफ थे, उन्होंने 1.5 दशक बाद यानी लगभग 15 साल बाद में 1969 में, जब सितंबर 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का 65वां अधिवेशन हुआ था न्यूयॉर्क में, उसका अध्यक्षीय भाषण देते समय उन्होंने व्यवहारवाद में कमी महसूस करी और उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदल लिया और उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा करी। उन्होंने कहा नहीं, मूल्यों को पुनः केंद्रीय स्थान देना जरूरी है, क्योंकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो मानव जाति के लिए कोई काम का नहीं है। बुद्धिजीवी अंदर बैठ के अध्ययन नहीं कर सकते, एसी में बैठ के अध्ययन नहीं कर सकते। उनकी बुद्धिजीवियों की भूमिका कर्म और प्रासंगिकता का उन्होंने नारा दिया और उन्होंने कहा बुद्धिजीवियों को आगे बढ़कर इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए, इसलिए मूल्य पर आधारित अध्ययन जरूरी है। शोध से पूर्व सार होना चाहिए, शोध काम का होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने एक राजनीतिक विज्ञान को शुद्ध विज्ञान से ऊपर उठाकर अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस का रूप देने की मांग की और उन्होंने समकालीन समाज की विकट समस्याओं पर या उनके समाधान लगाने पर जोर दिया। इस तरह राजनीतिक विज्ञान के पुनरुत्थान की बात यहीं से शुरू हो जाती है। दूसरा जो विचारक है कोबान, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी या लेख लिखा था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, वो भी 1953 में उन्होंने लेख लिखा था। ये दोनों एक साथ ही इन्होंने पतन की बात करी थी। तो उन्होंने तर्क दिया कि समकालीन समाज में न तो पूंजीवादी प्रणालियों में राजनीतिक सिद्धांत की जरूरत है और न ही समाजवादी प्रणालियों में, क्योंकि सारे विश्व के विचारक है वो या तो समाजवाद को लाने में लग गए हैं, क्रांति करने में लग गए, या फिर उदारवाद और प्रजातांत्रिक समाज को बचाने में लग गए। तो इन दोनों विचारधाराओं में संघर्ष के कारण अब जो सिद्धांत था वो अब कुछ भी सामने नहीं आ रहा है और कोई भी ऐसा सिद्धांतकार विद्यमान नहीं है जो कुछ नई चीज लाके दे सके। बल्कि इनमें क्या हो गया है कि इन प्रणालियों में विशालकाय, या तो उदारवाद में तो विशालकाय जो ब्यूरोक्रेसी थी, अधिकारी तंत्र था, उसने कब्जा कर लिया था, और साम्यवादी शासन में एक गुटतंत्र हावी, लोकतांत्रिक जो केंद्रवाद था, एक गुट था जो पूरी सत्ता पर काबिज हो गया था स्टालिन के समय में। तो उसके कारण से यहां सिद्धांत की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, दलीय चीजें, दलीय गुट लागू हो गया, छोटा गुटतंत्र लागू हो गया। तो अब राजनीतिक सिद्धांत की कोई विश्व में प्रासंगिकता ही नहीं रही कि इन विचारों का करे क्यों, क्योंकि दोनों ही साइड में दो विचारधारा अपने अपने, एक तरफ ब्यूरोक्रेसी हावी, एक तरफ गुटतंत्र हावी था, तो वो सिद्धांत को मान ही नहीं रहे थे। तो यहां पर कोबान ने यह कहा कि राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। इसी के साथ एक विचार थे सिमोर मार्टिन लिपसेट, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल मैन, और 60 के दशक की यह पुस्तक है जिसमें तर्क दिया गया कि समकालीन समाज में उचित मूल्य पहले ही तय किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका का जो समाज है, लोकतांत्रिक उदारवाद जो समाज है, वो विश्व के लिए उत्तम समाज है, और वो उत्तम समाज की जो पुरानी हमारी जो खोज थी वो पूरी हो चुकी है, ये उसकी निकटतम अभिव्यक्ति है। तो अब कोई सिद्धांत की जरूरत नहीं है, हमें उसको आदर्श राज्य की जरूरत नहीं है, हमें समाज को बदलने की जरूरत नहीं है। आपके सामने अमेरिका का ये समाज है, आप उसी के अनुसार पूरे विश्व को चेंज कर लीजिए, तो अब कोई राजनीतिक सिद्धांत की जरूरत ही नहीं है। यानी उन्होंने तो नए राजनीतिक सिद्धांत की सार्थकता पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। किसने? मार्टिन लिपसेट ने। तो यहां एक प्रश्न बनता है कि इसके पतन के समर्थक कौन कौन थे, तो ये सभी नाम उसमें आपको लेने हैं, अल्फ्रेड कोबान और डेविड स्टन, मार्टिन लिपसेट, दाते जर्मिनो, और इसके अलावा रॉबर्ट डहेल है, सिमोर लिपसेट है, पीटर लासलेट है, ये कुछ विचारक है
जिनमें से कोई एक अलग दे सकते हैं। जर्मिनी के अनुसार वैचारिक अपचयनवाद एक और कारण था। तो ये सारे कारण थे राजनीतिक पतन के, जिसको पतन की संज्ञा दी गई। लेकिन इसी समय में कुछ ऐसे विचारक थे जो परंपरावादी तरीके से अध्ययन करते थे, सैद्धांतिक तरीके से अध्ययन करते थे। वो कह रहे थे कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ बल्कि इसका उत्थान हो रहा है। उसमें थे माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट, बर्टा दे जुवेनेल, लियो स्ट्रास और एरिक वोएगलिन। इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान का विचार दिया था। और आगे चलकर इनमें ही क्रिश्चियन बे, हर्बर्ट मार्क्यूजे, जॉन रोल्स, सीबी मैकफर्सन, यूगेन हेबरमास, मैकेंटायर, माइकल वाल्जर और सबसे ज्यादा जॉन रोल्स, जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत की इस दर्शन की परंपरा को समृद्ध किया था। तो ये जो विचारक है जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखे आ रहे हैं, इन विचारकों को भी आप याद करें और पतन के समर्थकों को भी याद करें, क्योंकि इन दोनों में से एक प्रश्न बनता है कि 3 नाम एक के दे दिए और एक नाम अलग दे दिया, तो यहां से प्रश्न बनने की बहुत संभावना रहती है। इसके अलावा लियो स्ट्रास, माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट, बर्नार्ड जुवेलेन, एरिक वोएगलिन, इनका क्रम भी आ जाता है। जो क्रम आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, इस क्रम को भी इस तरह से याद कर ले। ये परंपरावादी विचारक है, इनका कई बार प्रश्न आया हुआ है नेट के अंदर, यहां पर भी अपने राजस्थान में भी प्रश्न आया हुआ है। तो सबसे प्रमुख विचारक थे लियो स्ट्रास, जिन्होंने 1962 में राजनीतिक दर्शन के महत्व पर बल दिया और इन्होंने कहा कि नया विज्ञान जो आया है वही राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का या पतन का महत्वपूर्ण कारण है। तो इन्होंने प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण अपनाकर मानकीय विषयों की चुनौती की जो अपेक्षा की है, उसे पश्चिमी जगत के सामान्य राजनीतिक संकट का संकेत मिलता है। यानी ये जो विचारक है जो मूल्य को परे धका रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि यहीं से राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। जबकि स्ट्रोस ये मानता था कि राजनीति का अनुभव मूलक सिद्धांत समस्त मूल्यों की समानता की शिक्षा देता है। यानी आप जो भी अनुभव करते हैं वहां भी सभी समानता की बात करते हैं, तो समानता क्या, राजनीतिक मूल्य। और यह वह लियो स्ट्रास अनुभव मूलक सिद्धांत पर आरोप लगाता है कि यह विचारों के उच्च कोटि और निम्न कोटि का मानता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रोस ये कहता है कि ये जो अनुभव मूलक जो विचारक है, ये स्वच्छ जल को गंदे नाले के साथ बहा देने की भूल करते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उच्च कोटि और निम्न कोटि के कुछ नहीं होते, सभी मूल्यों को केंद्र में रख के सभी मूल्य की बात करते हैं, सभी समान विचार होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई मूल्यों को छोड़ दिया जाए। इसके साथ में ही दाते जर्मिनो ऐसा विचारक है जो पतन का भी समर्थक है और उत्थान का भी समर्थक है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। 1967 में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी था बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के 2 कारण बताए थे कि एक तो प्रत्यक्षवाद और दूसरा विचारधाराओं का प्राधान्य। लेकिन इन्होंने कहा कि दोनों का चरम आ चुका है। 1962 का जो क्यूबा संकट हुआ था शीत युद्ध की समय में, तो उस समय इन विचारधाराओं को दोनों में इतना टकराव बढ़ गया था, पूरा विश्व संकट में आ गया था। तो तब दोनों ही विचारधाराओं में यह जरूरत महसूस की गई कि इनका टकराव जरूरी नहीं है, बल्कि इनमें समन्वय जरूरी है और सामने देतांत है, यानी तनाव से तिल्य सामने है। और यह महसूस किया गया कि विश्व को बचाना जरूरी है, यानी मूल्य आ गए, विश्व में समानता जरूरी है, सभी देशों का सहअस्तित्व जरूरी है। तो 1962 के बाद में ही डेविड स्टर्न ने 1969 में उत्तर व्यवहारवाद दिया था। तो उस संकट के समय में यह सामने आया कि विचारधाराओं का चरम आ चुका है, अब स्थितियां बदल चुकी है और राजनीतिक सिद्धांत को नई भूमिका को समझने के लिए उसे राजनीतिक दर्शन के रूप में पहचानना चाहिए। मूल्यों को पुनः केंद्रीय भूमिका प्रदान की जानी चाहिए, ताकि यह मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व को सही रूप में डालने के सिद्धांतों का आलोचनात्मक अध्ययन है और इसका सरोकार उचित अनुचित के प्रश्नों से है। एक और विचारक थे हर्बर्ट मार्क्यूजे, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी वन डायमेंशन मैन, यानी एक आयामी मानव। इन्होंने ये पुस्तक 1964 में लिखी कि मानव एक आयामी हो गया इस विज्ञानवाद के, इस अनुभव मूलक के चक्कर में। वो अपने और जो रचनात्मक चीजें उनको भूल गया।
और जिसके कारण समाज विज्ञान की भाषा को जो वैज्ञानिक भाषा के अनुरूप डालने का प्रयत्न था उसकी इन्होंने आलोचना की और उन्होंने कहा कि इस तरह वैज्ञानिक भाषा में आलोचनात्मक दृष्टि की कोई गुंजाइश नहीं रहती। क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इसके बारे में कोई विचार ही नहीं होता, क्योंकि आप विज्ञान बनाओगे तो आप प्रत्येक चीज को देखोगे, उसको बदल नहीं सकते। तो समाज के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, फिर मानव एक ही चीज में ढल जाएगा, वन डायमेंशनल मैन, उन्होंने यही कहा था कि एक आयामी मानव हो जाएगा। तो चीजें वो होनी चाहिए जिसमें आलोचना की जाए और बेहतर करने का प्रयास किया जाए, बल्कि ये जो विचार है जो अनुभववाद का, जो विज्ञान बनाने का, वो तो केवल सामाजिक नियंत्रण का विषय बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नई मूल्यों को पुनः भूमिका प्रदान की जाइए और राजनीतिक सिद्धांत जरूरी है। और उसके पश्चात 1970 के बाद राजनीतिक विज्ञान, उत्तर व्यवहारवाद आने के कारण राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन के विवाद ही समाप्त हो गया, क्योंकि मूल्यों को पुनः केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई। तो ये विचार भी बदल गया कि इसका राजनीतिक पतन हो रहा है बल्कि राजनीतिक उत्थान हो रहा है। और सबसे प्रमुख जो था वो था जॉन रोल्स, जिन्होंने 1971 में न्याय का सिद्धांत देते हुए ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, उन्होंने बिल्कुल नई मौलिक चीज दी लाके, न्याय का सिद्धांत, और तब से पुनः राजनीतिक सिद्धांत का जन्म हो गया। और ये बिल्कुल पतन की जो बात थी वो समूल नष्ट हो गई कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा, बल्कि राजनीतिक सिद्धांत का जोरदार तरीके से उत्थान हुआ। और इस तरह से पुनः इन दोनों में समन्वय स्थापित हो गया। जो समाज वैज्ञानिक जो अनुभव मूलक के समर्थक थे या प्रत्यक्षवाद के समर्थक थे, या जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने के समर्थक थे, उन्होंने भी ये माना कि मूल्यों की जरूरत है, बिना समाज का भला किए हुए उस अध्ययन का कोई मतलब नहीं है। और आखिरकार में ये विवाद समाप्त हुआ और आज दोनों ही समन्वयकारी भूमिका में है। यहां आकर आपके राजनीतिक पतन और उत्थान का ये टॉपिक समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।